हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इन्वेंट्री, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको कल दिया था कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर देना। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अकाउंटिंग करके नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। ये वो स्टॉक होता है जो आपका बचा हुआ होता है एट ए पर्टिकुलर डेट, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं। और बैलेंस शीट डेट पे हमें इसको वैल्यू करना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चलेगा कि हमने कितने के गुड्स बेचे हैं, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। तो जो पीछे गुड्स बचे उनकी वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हमने सीखा था कि जो इन्वेंट्री है इसमें क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, WIP वो आता है। और इसको जो वैल्यू करना है वो है, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि आज की डेट में अगर इसको बेचेंगे और खर्चे लेस करेंगे जो हो जाएंगे, उसके बाद हमें जितना इसमें आएगा, दैट इज द NRV। क्यों कर रहे हैं विच एवर इज लोअर? ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के बेसिस पे हम इसको क्या करते थे, इन दो में से जो लोएस्ट होता था उस पे हम इसको रिकॉर्ड करते थे। फिर ठीक है, कॉस्ट में हमसे क्या करना है, एक चीज की कॉस्ट किसके बराबर आएगी सर? उसकी क्वांटिटी और रेट, है ना। तो मेरे दुकान में कितना माल पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या करना, उसकी वैल्यू कितनी है? सबसे पहले मुझे क्वांटिटी निकालना पड़ेगा और फिर उस पर रेट लगाना पड़ेगा। और कल मैंने आपको बोला था क्वांटिटी के लिए हमारे पास दो तरीके हैं निकालने के। एक है हम क्या करेंगे, पीरियोडिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, दूसरा है परपेचुअल। या मोटा मोटी बोलो, या तो हम सर उस पर्टिकुलर डेट पे जिस दिन मुझे स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, मैं क्या करूंगा, उस दिन को स्टॉक को फिजिकली वेरीफाई कर लेता हूं। तो मैं फिजिकली स्टॉक को क्या करूंगा, काउंट करूंगा, और मुझे आएगा कि द क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक विच आई एम हैविंग इन माय गोडाउन और इन माय स्टोर। एंड परपेचुअल में क्या होता है सर, हम एक स्टॉक रजिस्टर बनाते हैं, और उसमें हम पूरा हिसाब रखते हैं कि कितना था ओपनिंग, प्लस कितना परचेज किया, माइनस कितना सेल कर दिया, तो मेरे पास बैलेंस आएगा। तो ये हिसाब से मेरे पास क्या आएगा, इसकी क्वांटिटी आएगी। तो एक चीज हमारा हो गया कि क्वांटिटी तो हम स्टॉक की निकाल पाए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका रेट क्या लूंगा मैं। और जब मैं यहां पे स्टॉक बोलूंगा तो मैं तीनों चीजों की बात करूंगा। मैं WIP की भी बात करूंगा मेरे दोस्तों, मैं फिनिश्ड गुड की बात करूंगा और रॉ मटेरियल की भी बात करूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको क्या करता हूं, जो मेरे पास फिनिश्ड गुड है मेरे दोस्तों, मैं उसकी रेट की बात करता हूं। और यहां पे जो मैं कंसर्न लूंगा वो ट्रेडिंग कंसर्न लूंगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं ट्रेडिंग कंसर्न लूंगा कि अगर एक ट्रेडिंग कंसर्न है, मेरा जो रेडीमेड गारमेंट का स्टोर है, मैं माल खरीदता हूं और फिर बेचता हूं, तो मुझे निकालना है कि मेरे पास जो ये गुड्स बचे हैं, जो मैंने अभी फिजिकल स्टॉक टेकिंग की, अगर मैं बोलूंगा कि मैंने उस दिन माल बेचना बंद कर दिया, मैंने अपने सारे स्टाफ को लगा दिया कि तुम काउंट करो कि हमारे पास कितना माल पड़ा हुआ है, एंड दे केम टू मी विद अ लिस्ट, इतना हमारा शर्ट पड़ा हुआ है, इतने पैंट्स है, इतने जीन्स है, वो बाकी सारी चीजें उसने बोल दिया मुझे, तो क्वांटिटी मुझे आ गया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग विच आई नीड टू फाइंड आउट इज द रेट एट विच आई हैव परचेज दोज गुड्स। तो अब मैं देखूंगा रेट कैसे मैं निकालूंगा, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं, तो वो रेट के लिए क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिकली एग्जांपल लेंगे ट्रेडिंग कंसर्न में जो फिनिश्ड गुड्स है उनको समझ लूंगा मैं, फिर मैं आगे बोलूंगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके फिनिश्ड गुड्स में कॉस्ट में क्या आएगा। देखो NRV में कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। अब मार्केट वैल्यू में से जो एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द WIP है वो लेस करोगे, बट कॉस्ट में क्या इंक्लूड हो जाए क्या नहीं हो जाएगा वो हमारा थर्ड पार्ट आएगा। बट आज हम बोलेंगे कि अगर मैंने ये मार्केट से खरीदा है तो क्या रेट से किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक ये बात है कि रेट्स क्या लेंगे, ये चीज कितने की है मेरे पास, तो मुझे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है, देयर आर 3 मेथड्स बेसिकली, देयर आर 3 मेथड्स। मैं आपकी जो बुक है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसमें डिफरेंट तरीके से लिखा है, तो आप उसको भूल जाना। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको याद रखना, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना इस चीज को। अब रेट की बात है, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच आर देयर इन योर स्टोर। फर्स्ट इज एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है मेरे दोस्तों, हां सर, जो इनकी एक्चुअल कॉस्ट होगी वो। सेकेंड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। यह आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है इसको मैं बता दूंगा। एंड द थर्ड इज एडजस्टेड प्राइस मेथड।
इसका दूसरा नाम है रिटेल, ये तुम नोट कर दो प्लीज, रिटेल प्राइस मेथड। तो इन तीन तरीकों से हम इनमें से कोई भी चूज हम कर सकते हैं, कोई भी एक हम चूज कर सकते हैं, उस मेथड से हम स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे। तो दीज आर द कॉस्ट फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ लोग स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूं जो एक्चुअल कॉस्ट है इन गुड्स की, कि एक्चुअल कॉस्ट कितने में मुझे ये चीजें पड़ी थी। अगर मैं फिजिकली काउंट कर दिया और मेरे पास आएगा कि मेरे पास लुई फिलिप की 10 शर्ट्स है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे पास लुई फिलिप की 10 शर्ट्स है और मेरे पास जो जीन्स बची हुई है वो 5 जीन्स है। तो अगर मुझे निकालना इनका प्राइस कितना है तो मैं बोलूंगा मुझे कितने में पड़ी थी ये। वो कैसे पता चलेगा मेरे दोस्तों? सर कुछ नहीं, आपने परचेज किया होगा तो आपके पास परचेज की बिल्स होंगी, परचेज की बिल्स होंगी। हाँ सर मेरे पास परचेज की बिल्स होंगी, तो मैं परचेज बिल से करूंगा काम, मैं परचेज की बिल्स निकालूंगा और देखूंगा कि मुझे कितने में ये चीजें पड़ी थी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक्चुअल कॉस्ट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पे लगाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एडजस्टेड प्राइस में दूंगा। तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे आप, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस, हम सब कुछ दिमाग में जा रहा है सर। अब हमें बता दीजिएगा कि ये प्राइस कैसे निकालेंगे हम। तो अभी हम एक्चुअल प्राइस की बात करेंगे कि अगर हम एक्चुअल प्राइस मेथड से निकालेंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि इनकी प्राइस कितनी है मेरे दोस्तों, ठीक है। देखो मेरे दोस्तों, मेरे पास ये लुई फिलिप के शर्ट्स है और मेरे पास ये जीन्स है 10 और 5। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं परचेज की बिल्स में जाऊंगा, मैं बिल्स में जाऊंगा और लेटेस्ट बिल्स जो होंगे मेरे पास, या तो मुझे एक्चुअल पता हो कि ये जो मेरे पास 10 शर्ट्स बचे हैं ये किस लॉट में से आई थी। अगर मैं लॉट वाइज परचेज कर लेता हूं, मुझे ये कौन से लॉट की बची हुई है, अगर मुझे पता है ये किस लॉट की है तो मैं उसकी बिल निकालूंगा। अच्छा तब मैंने ये सपोज 50 शर्ट्स खरीदी थी, एक लॉट में मैंने ये 50 शर्ट्स खरीदी थी और जीन्स 10 खरीदे थे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें मुझे याद है वो लॉट का अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाया और पता चला कि हाँ मैंने जो 50 शर्ट्स खरीदी थी वो वाली, उसमें से मेरी 10 शर्ट्स बची है और जो मैंने जीन्स 10 खरीदे थे उसमें से 5 बची है। ये 50 शर्ट्स मैंने 500 में खरीदी थी और ये 10 जीन्स जो मैंने 700 में खरीदी। तो हमें पता चल गया, हाँ सर हमने बिल से देखा कि मैंने जब ये जिस लॉट से खरीदी थी जिसकी बची हुई थी तो इसका 500 है और इसका मैंने 700 में परचेस किया था, तो सर इनकी मुझे एक्चुअल कॉस्ट आ गई। दिस इज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ योर स्टॉक, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर सपोज आप फ्रीक्वेंटली परचेज कर पाते हो तो आप नहीं बोल पाओगे कि ये जो मेरे पास 10 शेयर्स बची है ये किस लॉट की बची हुई है। अगर आपका रेगुलरली माल आता है, माल सेल होता है और आपके पास अब 10 शेयर्स फाइनली बचे हुए, आप ये नहीं बोल पाओगे जो बिगिनिंग ओपनिंग स्टॉक था उसका 10 पीस बचा हुआ है या जो मैंने साल में परचेज किया था उसका 10 पीस बचा है, क्या किसका है मुझे नहीं पता चल रहा है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो हम बोलते हैं अगर हमें स्टॉक को वैल्यू निकालना है, हमारे पास प्राइस एक्चुअल प्राइस है, प्रॉब्लम ये हमें पूरे साल के जब परचेज कर दिया उसका प्राइस है, मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि ये कौन से लॉट से आया है, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि हम जो कॉस्ट निकालेंगे, ये जो हम कॉस्ट निकालेंगे मेरे दोस्तों, एक्चुअल प्राइस जहां तक बात है, जो गुड्स है मेरे पास, ये जो गुड्स है क्या ये इंटरचेंजेबल है? क्या ये इंटरचेंजेबल है मेरे दोस्तों या नॉट इंटरचेंजेबल है? इंटरचेंजेबल है मतलब ये यूनिक है, या ऐसे बोलो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है, या खाली आइडेंटिफाई, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये कौन, इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। मैं एग्जांपल देता हूं मेरे दोस्तों,
अगर मेरे पास कार का शोरूम है, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाता हूं आपको यह समझाने के कि अगर ये इस तरह का स्टॉक है मेरे पास कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है कि ये जो मैंने लाए थे कितने में लाए होंगे, यू गॉट माय पॉइंट। सपोज मेरे पास कार्स का शोरूम है, मेरे पास कार्स का शोरूम है और मेरे पास क्या है, मैं एग्जांपल देता हूं जो मैंने कल भी बोला था कि केसी शेवरले श्रीनगर में, अब तो वो बंद हो गया वहां पे क्योंकि शेवरले जनरल मोटर्स इंडिया ने इंडिया से अपना बिजनेस ही हटा दिया, वो अलग बात है। मैं बोलता हूं जब मैं ऑडिट करता था उनके पास ना पता क्या क्या गाड़ियां होती थी, उनके पास तवेरा होती थी। अगर मैं यहां पे लिखूंगा मेरे दोस्तों, उनके पास तवेरा होती थी, उनका एक पूरा ये पारंपरिक के पास ना एक पूरा स्टॉक यार्ड था जहां पे इनकी गाड़ियां होती थी मेरे दोस्तों। अब मुझे वैल्यूएशन जब करनी थी तो उनके पास तवेरा थी, उनके पास 20 तवेरा थी, उनके पास 2 क्रूज थी और सपोज उनके पास एक कंसेप्ट कार तो चलो श्रीनगर में उनकी नहीं होगी, बट एक यूनिक कार है, ठीक है, एक यूनिक कार है जो एक ही पीस है। उस तरह की कार उनकी नहीं है जो स्पेशल, या ऐसे बोलो वो ऐसी कार है जो स्पेशल डिजाइन पे बना दी गई थी। सपोज इस तरह का बिजनेस है, ठीक है। तो अगर एक ऐसी चीज है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ भाई ये तो जो मैंने खरीदी है, या मेरे पास ये 2 क्रूज पड़ी है, मुझे पता है ये क्रूज मैंने कितने की परचेज कर दी थी, तो यू आर एबल टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ना। तो तुम्हें पता है ये 2 क्रूज है, मैंने 5 क्रूज खरीदी थी, उनमें से 3 बेची है, अभी तक मेरे पास 2 क्रूज पड़ी है, एंड यू कैन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कि ये क्रूज जो मैंने लाई थी, ये 5 गाड़ियां कितने में लाई थी। मैंने एक साथ ये 5 गाड़ियां लाई थी, स्टॉक यार्ड में रखी थी और पूरे साल में सिर्फ 3 क्रूज बिकी थी और 2 बची हुई है। तो यहां पे ये जो स्टॉक है इट इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल। तो यहां पे जो मेथड लगाता हूं उसको बोलते हैं स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल मेथड। बहुत आसान है, कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, बस नाम दे दिया, स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं मेरे दोस्तों, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इसका नाम है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 क्रूज पड़ी है, हां सर 2 क्रूज पड़ी है, इनटू जो रेट थी, सपोज 13 लाख का रेट था, तो आप बोलोगे कि आपका स्टॉक का कॉस्ट कितना है, 26 लाख। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल है, तो आपने आसान से बोला है कि हाँ ये 5 क्रूज ही मैंने खरीदी थी एक लॉट में, उसमें से अब 2 बची है, 13 लाख का परचेज कर दिया था, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, अब अगर ये इंटरचेंजेबल है, ये स्टॉक ऐसा है जो इंटरचेंजेबल है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करा रहे हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उनके पास 20 तवेरा है, अब उनके स्टॉक में आज 20 तवेरा पड़े हुए हैं और पूरे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जो बिकी थी इनमें कमर्शियल गाड़ियां, वो शेवरले की, इनफैक्ट यही एक गाड़ी कश्मीर में बिकी, तवेरा गाड़ी बिकी। और केसी शेवरले ने, क्योंकि मैंने उनका ऑडिट कर दिया था, ऑन एन एवरेज 102 तवेरा बेची थी, 1 से 2 तवेरा बेची थी वीक में, मिनिमम 2 तवेरा बेची थी वीक में। तो पूरा साल का अगर इनने लगा ले, इनने 100 तवेरा लाई थी और हर लॉट में इनकी 5 तवेरा आते थे, एक लॉट में इनकी 5 तवेरा आती, तो इनने 20 बार माल मंगाया है तवेरा। तो 20 बार इनने 20 × 5 100 तवेरास मंगाई थी जो इनके स्टॉक यार्ड में आई थी, वहां से अभी तक 80 तवेरा जो है वो बेच दिए हैं और इनके पास 20 तवेरा बचे हुए हैं। इनकी सबसे ज्यादा गाड़ी यही तवेरा बिकने वाली थी और ये जो तवेरा खरीदते थे केसी शेवरले जम्मू कश्मीर, जो केसी मोटर्स कश्मीर जो ये खरीद रहे थे ये तवेरा, ये पूरे साल में इन्होंने खरीदी है, बट वो सारी तवेरा आपस में इंटरचेंजेबल है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो 20 वाली तवेरा है ये कौन से लॉट की है, ये वाले तवेरा कौन से लॉट के, क्या जो पुराने, अगर मैं देखूंगा कि हर लॉट में ये 5-5 तवेरा मंगा रहे हैं, हर लॉट में ये 5-5 तवेरे मंगा रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लास्ट के जो 4 लॉट है वही वाली तवेरा है या कुछ पुराने हैं या कुछ बीच में से है बची है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये तवेरा जो आई है मेरे पास 20 बची है, ये कौन से में से है। तो यहां पे आप डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूलाज लगाते हो
कि जब ये इंटरचेंजेबल है, आप नहीं बोल पा रहे हो कि ये तवेरा जो 20 बची है ये कौन से, मैं तो हर लॉट में 5-5 तवेरा मंगा रहा हूं, ये क्या लास्ट के 4 लॉट्स का पूरा बचा हुआ है कि नहीं? उसमें से भी मुझे याद आ रहा है, अरे यार वो जो लास्ट ट्रक आया था वो तो मैंने यहाँ पे ही हैदरपुरा में रोकी थी, उसमें से तो 2 बेची थी और 3 उधर स्टॉक यार्ड में रखी थी। इससे पहले भी ऐसा हो रहा था, 2 में इधर वो जो माल आता था वहां से 2 इधर रखता था, 3 उधर स्टॉक यार्ड में करता था, क्योंकि वो नजदीक होता था, फिर वहां से लाना वो रेडीली डील हुई होती थी। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मैंने ऑर्डर, कस्टमर ने ऑर्डर दिया था, मैं बोल रहा था जम्मू से आ रहा है माल तो आप ले जाना उसी में से, क्योंकि स्टॉक यार्ड में उसको लगता है कि थोड़ा डस्ट था या जो भी था, हालांकि हम नहीं करके देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट के 4 लॉट्स जो थे वो सीधे स्टॉक यार्ड में गए थे और पुराना माल भी गया था, ऐसा भी नहीं है, ये इंटरचेंजेबल है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूलाज लगाते हैं, कॉस्ट फॉर्मूलाज लगाते हैं। सबसे पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं फीफो मेथड। क्या बोलते हैं? फीफो मेथड। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया ये मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और आप देखते हो कि इनमें से बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा वो आप फॉलो करते हो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया, अगर आपने ये एजम्पशन लगा दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इट मींस जो ये माल बचा है ये लास्ट के 4 लॉट्स का बचा हुआ होगा। ये एजम्पशन आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला कि वो 2 ऐसे उतारा, तो वहां पे ये नहीं लगेगा, ये वहां पे लगेगा जहां उस तरह की प्रैक्टिस होगी। तो इट हैज टू बी चोजन डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, द कॉस्ट फॉर्मूला विच दे आर गोइंग टू फॉलो एज पर देयर बिजनेस। हर किसी को पता होता है कि हम धंधा कैसे करते हैं, तो उनके लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो लगा देंगे। वन ऑफ द मेथड्स इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम बोलते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या होगा, हम बोलेंगे कि अगर मेरे पास 20 बची है तो जो मैंने माल खरीदा था 100 तवेरास, तो पहले जो माल लाया था वो पहले बिक गया, पहले जो माल आया था वो पहले बिका था। तो अभी अगर मेरे पास 20 तवेरा बचे तो लास्ट के 20 बचे हुए जो मैंने परचेज किए थे, तो उनकी कॉस्ट कैसे निकालोगे? तो लास्ट को 4 लॉट्स थे आपके, जो आपके 4 लॉट्स थे इनके बिल्स निकालोगे, बिल्स में से टोटल करोगे, 4 बिल्स का टोटल करोगे, जो वो कॉस्ट थी वो इन 20 तवेरा की कॉस्ट आ गई। आप बोलोगे सर अभी वैसा बोला था, वो तो नहीं लगेगा फिर फीफो। मैं बोला अगर ऐसा होता कि उनका सारा माल पहले स्टॉक यार्ड जाता था, फिर स्टॉक यार्ड से बिक जाता था, तो हम बोलते स्टॉक यार्ड में जो पहले गाड़ी आती थी पहले वही बिकती थी। तो पुरानी अब जो नई गाड़ियां बची है, तो जहां पे वो 20 गाड़ियां बची, ये नए 4 लॉट्स की है, और इनका प्राइस क्या होगा जो आपको जितने में पड़ी होगी, ये एक लॉट में 5 गाड़ियां आ गई, तो जितना वो बिल था और 4 बिल्स को ऐड करो, उस तरीके से आप कर दोगे। तो ये होता है फीफो मेथड। ये चीज हम प्रैक्टिकली करते थे। मैं एक दूसरी इंडस्ट्री का ऑडिट करता था, तो वहां पे जब मैं निकाल रहा था कि इसके पास वो रॉ मटेरियल था कि इसकी कॉस्ट कितनी है, तो मैं यही बोलता था जो पहले माल आया वो पहले प्रोसेस में चला गया, जो माल बचा लास्ट में वो लास्ट बिल्स का था, तो मैं उसकी बिल्स निकालता था और उनसे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करता था। अब कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं थर्ड लेक्चर में बोलूंगा, बट अभी आप बोलो सीधे यार जो बिल है आपका, आप बिल को ऐड करोगे तो लास्ट 4 बिल्स जो है उनको ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि इनका प्राइस कितना है। ये कब करेंगे? जब स्टॉक इंटरचेंजेबल है। अगर इंटरचेंजेबल नहीं है और स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ कौन सी गाड़ी है किस लॉट से आई थी, तो आप सीधे फॉर्मूला वहां से प्राइस देख सकते हो। बट जहां पे आप कंफ्यूज हो तो आपने इनमें से कोई मेथड लगाना है। वन इज द फीफो मेथड, जिसका मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका उल्टा क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, कि लास्ट में जो माल आया वो सबसे पहले बिक गया। रेयरली ऐसा होता है कि लास्ट में जो माल आया, क्योंकि अगर ऐसा करोगे फिर जो पहले खरीदा था वो तो उधर ही रहेगा, वो खराब हो जाएगा। ये नहीं करते हैं, बट नाम का मेथड बनाने का नाम तो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें क्या होगा कि जो लास्ट में आएगा वो पहले बिकेगा, तो बचा क्या होगा, जो आपके पुराने 20 सबसे पहले पुराने स्टॉक होंगे उनकी जो कॉस्ट होगी, तो उनके बिल्स देखो, जो पुराने सबसे पुराने थे उनका बिल देखो, वहां से आप पता कर पाओगे कि कौन सा है। ये एक है लिफो मेथड। तीसरा मेथड सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड ये बोलता है कुछ मत करो। अगर आपके पास सिंपल एवरेज क्या बोलता है, अगर आपने ये टोटल अभी तक 20 लॉट्स में खरीदा है, मेरे दोस्तों 20 लॉट्स में खरीदा है ना, तो कभी आपने तवेरा परचेज कर दिया है, मैं एग्जांपल देता हूं 5.5 लाख का, ठीक है मेरे दोस्तों, और कभी आपने परचेज किया है 5.75 लाख का, और फिर आपने परचेज बीच में तवेरा के प्राइस थर्ड लॉट आपने इतने में परचेज कर दिया, फोर्थ लॉट आपने फिर बड़ा था, स्टील विटील का आयरन का पैसा बड़ा था तो गाड़ियां महंगी होती, फिर सस्ती हो गई थी, फिर और सस्ती हो गई थी, फिर बड़ी थी,
आप जितनी भी बार परचेज कर दिया था, तो अगर आपने 20 बार परचेज कर दिया था तो आप इनका सम करते थे डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स आपने परचेज कर दिया था, तो आपको निकला था एवरेज में आपको कितने में एक तवेरा पड़ी है पूरे साल में। तो कितने आप यहां पे क्या करते हो मेरे दोस्तों, सिर्फ लिखते हो जब पहली बार खरीदी थी 5 उनका कितना पड़ा था, दूसरी बार जब 5 खरीदी थी उनका कितना पड़ा था, तो आप प्राइसेस का टोटल करते हो, सम ऑफ प्राइसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम्स। तो 10 बार 20 बार आपने खरीदा, इनका आपने एवरेज निकाला, सपोज आपका एवरेज निकला 5.40, तो आपने एवरेज में जो गाड़ी खरीदी है 5.40 की। हो सकता है कि लास्ट की जो गाड़ियां हैं वो आपने 5.20 5.30 इतने में खरीदी है, बट आप क्या बोलोगे एवरेज में आपने कितने में गाड़ी खरीदी है, एवरेज में आपने 5.40 पे गाड़ी खरीदी है, तो आप क्या करोगे 20 गाड़ियां आपकी बची हुई है, एवरेज रेट है 5.40, और यहां पे क्या बोलोगे लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो बिगिनिंग का पैसा था, सपोज बिगिनिंग में आपका 5.5 था, तो यहां पे बोलोगे 20 इंटू 5.5, और यहां पे फर्स्ट इन में बोलोगे ये लास्ट के बचे हुए 20 इंटू 5.3 सपोज होगा। तो सिंपल एवरेज में आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे, जितने भी प्राइसेस पड़े थे उनका एवरेज निकालोगे और बोलोगे कि एवरेज में हमें पूरे साल में गाड़ी इतने की पड़ी थी, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यार मेरी जो 20 गाड़ियां हो सकता है पहले लॉट की एक बची है, दूसरे लॉट की एक बची, तो वहां पे आप सिंपल एवरेज लगाओगे। इससे बेस्ट तरीका एक और है, उसका नाम है वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज सीधे बोलता है जो प्राइसेस है इनको आप ऐड करो, डिवाइड बाय क्वांटिटी करो, मतलब जो 10 बार 20 बार के प्राइसेस थे, ठीक है, तो एवरेज निकाला प्राइस का। वेटेड एवरेज बोलता है नहीं, वेटेड एवरेज बोलता है कि नहीं, यहां पे जैसे क्या ना हर लॉट में 5 मिल आते हैं, बट हो सकता है प्रैक्टिकली आपका लॉट में वॉल्यूम डिफरेंट होता है, एक लॉट में 10 गाड़ियां आ गई, दूसरे लॉट में 2 गाड़ियां आ गई, तो वहां पे वेटेड एवरेज बोलोगे। आप बोलोगे पहले लॉट में 5 गाड़ियां आ गई 5.5 से, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, दूसरी बार क्या हुआ सर, 2 गाड़ियां आ गई 5.60 से, फिर 8 गाड़ियां आ गई 5.4 से, फिर 3 गाड़ियां आ गई 5.7 से, फिर 7 गाड़ियां आ गई 5.5 पे। डिवाइड बाय करोगे टोटल कितनी गाड़ियां, 5 और 2 7, सपोज टोटल करके फिर 100 गाड़ियां थी, तो आपने क्या किया इनका वेटेड एवरेज, यहां पे सिर्फ सिंपल एवरेज था। आपको मेरी बात समझ आ रही ना मेरे दोस्तों कि सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में क्या फर्क है। सिंपल एवरेज में हम सिर्फ रेट्स को टोटल करते हैं, और हमें बोलते हैं कि एवरेज रेट कितने में हमें गाड़ी पड़ी, बट वेटेड एवरेज में बोलते हैं वेट इंटू द क्वांटिटी इंटू द रेट। पहली बार जब गाड़ी खरीदी 5 गाड़ियां 5.5 लाख की, तो उनका वॉल्यूम प्राइस प्लस 2 गाड़ियां इतने का उनका प्राइस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्स, वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ द ईच कार आपको आया। तो वेटेड एवरेज प्राइस सपोज आपका 5.45 आया। वेटेड एवरेज प्राइस ज्यादा अच्छा है क्योंकि वॉल्यूम के साथ आपका डिस्काउंट भी होता है ना, तो आप वॉल्यूम के हिसाब से बोलते हो कि कितने में पड़ गया आपको। तो 5.45 की आपको एवरेज में गाड़ी वेटेड एवरेज गाड़ी पड़ी, और फिर बोलोगे 5.4 सपोज कम आ जाएगा, सपोज 5.35 इंटू आपकी 20 गाड़ियां पड़ी है, तो इन पे वेटेड एवरेज प्राइस आप लगाओगे। तो ये 4 कॉस्ट फॉर्मूलाज है वहां पर, जहां तक अगर मैं इसको सम करूंगा मेरे दोस्तों, तो अगर आपको एक्चुअल कॉस्ट यूज कर रहे हैं आपके लेवल पे, मैं अभी बोलता हूं कौन फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन, या अभी जो मेरा करंट बैच चल रहा है JKSSB फाइनेंस इंस्पेक्टर का, या जब भी आप लेक्चर देख रहे हो, और अगर आप स्टेट लेवल के इन एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें और इन्वेंट्री का पूछा जाएगा, तो सबसे पहला मेथड जो है आपका, आप क्या लगाओगे, आप देखोगे कि कॉस्ट जब निकालनी है तो हम एक्चुअल कॉस्ट पे जाएंगे। क्वांटिटी आपको पता चलेगा पर पीरियोडिक से या परपेचुअल से कि क्वांटिटी कितनी है, अब इस पे रेट कैसे लगाएंगे, तो आप देखोगे ये जो गुड्स है क्या ये इंटरचेंजेबल है, अगर ये इंटरचेंजेबल नहीं है, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये क्रूज है जो मैंने परचेज कर दी थी, मुझे पता है कितने में परचेज कर दी थी, तो वो उसका बिल निकालोगे, उसका रेट लगाओगे। प्रॉब्लम कहां पे आएगी, जहां पे इंटरचेंजेबल है, आपके पास 20 तवेरा है और आप बोल नहीं पा रहे हो ये 20 तवेरा कौन सी वाली बची है। कभी मैं डायरेक्टली माल आता है तो कस्टमर को दे देता हूं, एक ट्रक आ गया 5 गाड़ियां लेके, कस्टमर 5 के 5 रेडी थे उनको दे दिया, एक ट्रक आ गया पूरा 5 का 5 स्टॉक आउट में चला गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा स्टॉक आउट में से कौन सी गाड़ी बिक गई और कौन सी रह गई, तो उसके लिए आप क्या करते हो, देयर आर डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूलाज। एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें बोलते हैं जो पहले माल आया वो पहले गया, तो बचा क्या होगा सर, बचा तो लास्ट वाला माल होगा। लास्ट वाला माल कितने में पड़ा था, 4 लॉट्स का पड़ा होगा, 4 लॉट्स के बिल्स निकालो, उनका टोटल करो, दैट इज द प्राइस ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक।
दूसरा मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले गया, तो बचा क्या होगा, सबसे पुराना माल बचा होगा, तो उनके बिल्स निकालो, उनका टोटल करो। तीसरा है सिंपल एवरेज, ना फीफो ना लीफो, गो फॉर द सिंपल एवरेज। तो क्या करेंगे, एवरेज में मुझे कितने की गाड़ी पड़ी साल में, तो सारे प्राइसेस का सम करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ द टाइम्स यू हैव परचेज द गुड्स एंड यू विल बी एबल टू गेट द एवरेज रेट, और एवरेज रेट को लगा लो into the closing stock. The fourth one is the weighted average price, जिसमें हम क्वांटिटीज को रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे weighted average price आता है। ठीक है, ये होता है कॉस्ट फॉर्मूलाज। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, बुक से प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको कल बोला था कि मैं पीरियोडिक और परपेचुअल पे क्वेश्चन कराऊंगा, बट मैंने डिसाइड कर दिया कि क्योंकि रीजन एक था कि बच्चे बोल रहे थे सर आप बोर्ड से पढ़ाओगे ना तो कंसेप्ट्स दिमाग में अच्छे से जाते, और मेरा भी अपना फील होता है जब मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ तो थोड़ी सी मतलब चलना भी रहता है, तो मैं भी एक्सप्रेस ज्यादा करता हूँ, और जब बैठा बैठा इंसान होता है उसमें शक्ल भी कम आती है, वो सारी चीज होता है। तो मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मैं बोर्ड पे कंसेप्ट सारे लूंगा और बुक से, क्योंकि वहां पे मुझे बुक भी शेयर करनी है आप लोगों के साथ स्क्रीन पे, और क्योंकि सबके पास वो बुक है ही नहीं, तो सिर्फ फाउंडेशन के बच्चों के पास अपनी बुक है, बाकी जो देख रहे हैं उनके पास अभी बुक नहीं है, क्योंकि मैंने फाइनेंस इंस्टीट्यूट की अभी बुक नहीं बनाई। हो सकता है आप बाद में देख लो, तब तक मैंने उसको बुक पे इनकॉर्पोरेट किया होगा, बट अभी क्योंकि बच्चों के पास बुक नहीं है तो मुझे बुक स्क्रीन पे दिखानी पड़ेगी। तो कल की जो लेक्चर होगी उसमें बुक मैं स्क्रीन पे रखूंगा और वहां पे आपको क्वेश्चंस करा दूंगा। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिजिकली कैसे करते हैं, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, बट आज मैं आपको सारे कंसेप्ट दे रहा हूं। तो हमने पढ़ा कि गुड्स अगर इंटरचेंजेबल है तो कैसे करेंगे, और अगर इंटरचेंजेबल नहीं है कैसे, तो एक्चुअल कॉस्ट आपका आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ सर एक्चुअल कॉस्ट वाला हमें समझ आ गया कि कैसे होता है। बाकी क्वेश्चन करेंगे ना मेरे दोस्तों तो और क्लैरिटी आ जाएगी, बट आई होप कंसेप्चुअली आपको समझ आया होगा अभी तक। ठीक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूं और मैं दूसरे मेथड पे आता हूं। ठीक है, कल हम इसको रैप अप करेंगे, कल ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 लेक्चर बहुत है इसके लिए, और आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को, क्योंकि मैं कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं बोल रहा हूं जो आपको लगेगा कि आपके दिमाग के ऊपर से चला गया। मैं बहुत स्लोली ले रहा हूं चीजों को और बुक से हट के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और स्पेशली फाउंडेशन के बच्चों को मैं बोल रहा हूं, प्लीज बुक से उसी चीज को पढ़ा करो जो मैं लेक्चर में डिस्कस करता रहता हूं, क्योंकि उसके बगैर तुम कुछ बोलोगे, तुम बोलोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं। जब तक मैं एक लेक्चर को कंप्लीट ना करूं मेरे दोस्तों, तब तक प्लीज इस गुमान में नहीं रहना कि सर ने ये चीज नहीं पढ़ाई और मुझे क्वेश्चन भेजोगे कि सर ये चीज तो आपने छोड़ी थी। मैं डेलिबरेटली कुछ चीजों को छोड़ता हूं क्योंकि मुझे पता है वो कब क्लियर करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चंस हम कल करेंगे इसके, अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने एक चीज बोल दी कि वन ऑफ द मेथड जो मैंने अभी बोला था, हम एक्चुअल प्राइस निकालेंगे। ठीक है, हम एक्चुअल प्राइस देखेंगे कितना है, और एक्चुअल प्राइस के लिए डिफरेंट तरीके थे निकालने के, फीफो लीफो, और अगर स्पेस भी आइडेंटिफाई हो तो वहां पे फाइल में देखिए उसका प्राइस निकाल के पता चल जाएगा। अब इनको जो मैंने अभी तक बोला था, इनको बोले थे हिस्टोरिकल मेथड्स। क्या थे? हिस्टोरिकल मेथड्स। अब है नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स। हिस्टोरिकल बोले तो कि एक्चुअल में कॉस्ट इनकर होती तो वहां पे होती थी। अब दूसरा चीज है कि अगर आपको पास एक्चुअल प्राइस नहीं है, मतलब एक्चुअल प्राइस हिस्टोरिकल प्राइस है ना, मतलब हुआ तो है ना, काम तो हो गया है, अब खरीदा तो है तो पता है कितना प्राइस है। अब कंफ्यूजन हो रही थी जहां पे इंटरचेंजेबल, तो वहां पे बोला कि फॉर्मूला लगाया, व्हाट एवर इज द बेस्ट फॉर्मूला फॉर योर इंडस्ट्री, फॉर योर बिजनेस, यू विल बी अप्लाइंग दैट फॉर्मूला, वेदर इट इज फीफो, वेदर इट इज लीफो, वेदर इट इज वेटेड एवरेज, वेदर इट इज सिंपल एवरेज, व्हाट एवर इट इज। सो वो आप अपने बिजनेस के हिसाब से लगा दोगे, बट दीज आर द मेथड्स। बट अब वहां पे बात करेंगे जहां पे आप प्राइसेस, एक्चुअल प्राइसेस पे नहीं जा रहे हो, वहां पे आपके पास 2 मेथड्स है। वायर यू आर नॉट नोइंग द एक्चुअल प्राइसेस एंड यू वांट टू यूज अदर फॉर्मूलाज, तो वहां पे आपके पास 2 मेथड्स है। एक है जिसको हम बोलते हैं, इनको मैं इन दोनों को बोलते हैं नॉन हिस्टोरिकल। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। ठीक है दोस्तों, इनमें एक है वो बहुत सिंपल है और अभी आपके एग्जाम के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, बट आई विल बी डिस्कसिंग इट आउट हियर।
आपके एग्जाम में ये बहुत छोटा रखा है, बट है, मैं आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस चीज को बहुत अहमियत देते हैं। मैं बोलता हूँ कि इफ आई एम द हेड ऑफ एनी बिजनेस एंड आई हैव कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट विद मी, आई विल बी गिविंग द फर्स्ट प्रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। क्वांटिटी मुझे वहां से आ जाएगा, क्वांटिटी जो कल किया था तो क्वांटिटी वहां से आ गया, तो क्वांटिटी को मैं रेट करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट से। तो अगर मेरे पास वही लिवी फिलिप की शर्ट बची है या जीन्स पड़ी है 10 और 5, आई विल नॉट गो फॉर द एक्चुअल कॉस्ट कि मैं बिल से देखूंगा मुझे कितने में ये पड़ा था, मैं उतनी मेहनत नहीं करूंगा। मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट इसकी जो होगी, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, वो लगा दूंगा। नॉर्मली ये जो मेथड होता है ये फॉलो होता है कहां पे, जहां आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, यहां मेरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। अगर आप में से कोई बच्चा कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहा है, देखो फाउंडेशन वाले तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं, बट फाइनेंस इंस्पेक्टर वाले जो ये लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि उनके पास, उनके लिए ये है। और आपके एग्जाम में मुझे देखना पड़ेगा आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है कि नहीं है, बट जहां तक फाइनेंस अकाउंटेंट के उनके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंट या फाउंडेशन वाले बच्चे, अभी आप सीए इंटरमीडिएट पे आओगे, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे। तो क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, मैं जस्ट यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग 2 मिनट के लिए बोलूंगा, क्योंकि इस मेथड को समझने के लिए जरूरी है कि मैं वो बैकग्राउंड थोड़ा सा टच करूंगा, तो बियर विद मी फॉर 2 to 3 मिनट्स। क्या होता है आजकल के जमाने में, प्राइसेस जो होते हैं ना मेरे दोस्तों, प्राइसेस फिक्स्ड होते हैं। अगर आपको ये फोन खरीदना है ना, आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हो, अगर आपको ये फोन खरीदना है तो आप दुकानदार के पास जाओगे, आप उसको खुद बोलोगे कि ये चीज मुझे, मोबाइल कितने में दोगे, वो आपको बोलेगा कि ये मोबाइल आपको 32,000 में पड़ेगा। आप बोलोगे अमेजोन पे तो 30,000 का है, अमेजोन पे 30,000 में अमेजोन से खरीदूंगा। फिर वो आपको बोलेगा सर वो ऑनलाइन होता है तो कोई गारंटी नहीं होती, ऐसे कुछ बोलेगा। बट मेरा कहने का मतलब कि ना, आज के जमाने में प्राइसेस फिक्स्ड है। कस्टमर इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द मार्केट, उसको सब पता है कितने में प्राइस है। आपको उसको दुकानदार से महंगा लगेगा तो वो बोलेगा मैं ऑनलाइन खरीदूंगा, वो गूगल पे ही कंपेयर करता रहता है कहां से कितने में मिलता है, फ्लिपकार्ट पे कितना मिलता है, अमेजोन पे कितना मिलेगा, पेटीएम में कितना मिलेगा डिस्काउंट लेस करके, स्नैपडील पे कितना मिलेगा, तो उसके पास सब पड़ा है। तो आजकल के जमाने में प्राइसेस को तो नहीं बढ़ा सकते। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई कॉस्ट कटिंग होती है, उस चीज को हम कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं। तो वन ऑफ द मेथड्स आउट देयर इज, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। यहां पे मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी जो कॉस्ट अकाउंटिंग की लेक्चर्स है किसी को देखना होगा तो वो प्लीज वहां का देखो। तो वन ऑफ द मेथड्स टू कर्टेल द कॉस्ट, आजकल यही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कॉस्ट को कैसे कम करोगे। तो एक मेथड है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसमें क्या करते हैं, जो मैनेजमेंट है उनके पास कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट्स बोलते हैं कि आप अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में वो बोलेंगे अच्छा आपको ये शर्ट्स बनानी है ना, तो ये शर्ट जो है लिवी फिलिप की जो शर्ट जिसपे लिवी फिलिप का ब्रांडिंग लगेगा, तो जॉब वर्क करके सब कुछ करके ये शर्ट जो है ये बननी चाहिए हमें 450 में। वो कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो देखते हैं कि करंट मार्केट प्राइसेस कितने हैं, इसकी क्वांटिटी कितनी लगे, उनके पूरी एक्सपर्टीज होती है इसमें। वो सारी चीज मद्देनजर रख के बोलते हैं कि ये शर्ट 450 की बननी चाहिए हमें हो सकता है ज्यादा में बनी या कम में बनी, वो अलग बात है, बट वो बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट एस्टिमेट्स दे आर हैविंग। वो बोलते हैं कि लुई फिलिप की शर्ट जो हमें 450 की बननी चाहिए, और अगर हमारे पास 10 शर्ट्स बचे स्टॉक में तो वो बोलेंगे कि इसकी कॉस्ट 450 है। कोई और मेहनत लगाने की, बिल लगाने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली कहां लगे, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपको तो बिल नहीं होगा आपके पास, क्योंकि कितने में परचेज कर दिया था रॉ मटेरियल, उसमें से कितना बचा, बहुत सी रिकपाई होगी। तो आप सीधे क्या करोगे, वहां पे स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड लगाओगे, तो वहां पे बहुत चलता है। तो आप बोलोगे इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में होता है, ठीक है। परचेज में जो ट्रेडिंग वाले होते हैं उनको पता होता है आपके पास बिल्स है, पर यहाँ पे शर्ट बनाई है, फिर इसमें बाकी लेबर वेबर है, बहुत सारे खर्चे, आप इनको टोटल करके नहीं बोल सकते कॉस्ट। तो वहां पे सबसे बेस्ट मेथड होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो कॉस्ट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है उनके फिनिश्ड गुड्स को निकालने या उनकी WIP निकालने की सबसे बेस्ट, मतलब कॉस्ट जहां तक, क्योंकि कॉस्ट और NRV है वो अलग बात है, बट कॉस्ट कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो क्योंकि वो बेस्ट एस्टिमेट से बनाया होता है कि इतने में लगेगा, नॉर्मली उतने के अराउंड ही होता है। फिर हम बोलते हैं कि वेरिएंस इतना, वो अलग बात है, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट आप यूज कर सकते हो। जीन्स आपकी 650 में बननी चाहिए, तो अगर आपके पास 5 जीन्स है, आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट 650। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंट ऑफ द कंपनी होते हैं वो फिक्स करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे इसमें इतना रॉ मटेरियल लगेगा, उसका प्राइस इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, उसका प्राइस इतना लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड्स इतने लगेंगे, तो सारा मिला के ये एक जीन्स जो है 650 की बननी चाहिए।
चाहिए। और अगर हमारे पास 5 जीन्स बची हुई है एट द एंड ऑफ द ईयर, हम बोलेंगे 5 × 650 विल बी द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक एंड द कॉस्ट ऑफ द शर्ट्स विल बी 10 × 450। इनको टोटल करके आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। समझ आए बात? हाँ सर, बहुत सिंपल था। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में ये लग सकता है, क्योंकि वहां पे परचेज में इतना नहीं होता, तो जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालनी है उसको मल्टीपल करके हम प्राइस निकाल सकते। तो ये दूसरा मेथड था, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। और तीसरा मेथड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दो नाम है। एक है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसका दूसरा नाम है मेरे दोस्तों रिटेल प्राइस मेथड। रिटेल प्राइस मेथड। आप बोलोगे सर ये रिटेल वही है जो हम बोलते हैं रिटेलर अपने घर के बाहर में। हां बेटा, ये वही रिटेलर है, रिटेल प्राइस मेथड। कुछ समझ आ रहा है आपको क्या होगा? अब आप बोलोगे कि सर वो कहां पे लगा, यहाँ पे लगा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी बिजनेस के लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ट्रेडिंग के लिए जो नॉर्मली है, जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी, जैसे तवेरा वाले मैंने शेवरले मोड की, उनके लिए बेस्ट वही है जहां तो उनका स्पेशली आइडेंटिफायर वो लगाएंगे, और अगर स्पेशली आइडेंटिफायर इंटरचेंजेबल है तो लास्ट के बिल्स निकाल देंगे, क्योंकि वहां पे स्टॉक उतना ज्यादा नहीं होता है। कुछ ही आइटम्स होते हैं, आप बिल से देख सकते हो। बट एज्यूम करो आपके पास, आप जहां रहते हो, अपने बाहर जाओ, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरे दोस्तों, हार्डवेयर वाला है। डिपार्टमेंट स्टोर से थोड़ा सा नीचे आओगे, आपके बाहर किराना वाला है। किराने वाले के पास कितना माल होता है मेरे दोस्तों? हार्डवेयर वाले के पास कितना माल होता है? एक डिपार्टमेंट स्टोर के वाले के पास कितना माल होता है? तो क्या करोगे? उसके पास, ये किराने वाले की मैं बात देता हूं, इसके पास गुड डे बचे बड़े हैं, बिस्किट से अगर मिलूंगा खाली बिस्किट, इसके पास गुड डे है, टाइगर क्रंच है, और भी बहुत सारे बिस्किट्स हैं, वक्ति विषय ना हुई पे याद, इतने सारे बिस्किट्स है इसके पास। तो फिर इनकी देखोगे कि अच्छा ये कब लाया था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, वो बिल ले लो, उनको टोटल करो। अच्छा ये बिल कितने में था, इसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट, फिर थोड़ा और आ गए, आटे की कॉस्ट, चावल की कॉस्ट, च्युइंगम की कॉस्ट, सारे बिल्स निकालो, कॉस्ट ही निकालते रहोगे तो फिर पूरे साल आपको सिर्फ स्टॉक वैल्यूएशन करनी है और कुछ नहीं करना है। तो उन जगहों पे ये मेथड जो अभी हमने पढ़ा था इंटरचेंजेबल है, ये गुड डे पुराने वाले थे, नए वाले थे, तो कंफ्यूज ही हो जाओगे। तो FIFO लगाएंगे, LIFO लगाएंगे, तो कितनी टाइम्स बिल्स आई थी, क्या रेट्स लगाएंगे, तो वहां पे ये मेथड्स नहीं चलते हैं। तो वहां पे लगता है रिटेल प्राइस मेथड। बट क्योंकि इनमें क्या कॉमन रहता है मेरे दोस्तों, इनमें क्या होता है, ये वहां पे लगता है जहां आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फिक्स्ड होता है। जहां आपका प्रॉफिट मार्जिन, जिसको जीपी बोलते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फिक्स्ड होता है। जिन एंटिटीज में, जिन बिजनेसेस में स्टॉक ऐसा है कि उस पर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो फिक्स होता है, और आपके पास सेलिंग प्राइस उनका पता है, आपके पास उनका सेलिंग प्राइस पता है, तो वहां पे आप क्या करते हो, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, आप सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करते हो, उसमें से जीपी लेस करते हो, या रिटेल प्राइस मेथड इसको बोलते हैं। समझ आई बात? जहां पे आपका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स होता है गुड्स पे। अगर यहां पे भी आपको बोलूंगा कि प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है, तो यहां पे भी आप इस चीज को लगा सकते हो। कैसे? अगर आपको पता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है 10%, 10% फिक्स है आपका प्रॉफिट मार्जिन। मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिव फिलिप की फ्रेंचाइजी ली है, और मुझे पता है, मैंने जब देखा मेरे पास लिव फिलिप की ये 10 शर्ट्स पड़ी हुई है, और मेरे पास ये जीन्स जो लिव फिलिप के है, ये शर्ट्स है, ये जीन्स है, ये 5 पड़ी है, और मुझे पता है इसका MRP जो है, मुझे कितने में बेचना है, इसका जो MRP है वो 1000 है, सॉरी 1000 ज्यादा हो जाएगा, इसका MRP 800 है और इसका MRP 1000 है, तो ये हो गया 8000 और ये हो गया 5000, 8 5 13000। ये इनका रिटेल प्राइस है। हाँ सर, ये इनका रिटेल प्राइस है।
तो इनका सेलिंग प्राइस है। और मुझे अगर पता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पे 10% है, तो मैं इसमें से लेस करूंगा जीपी 10%, तो 1300 मेरा इसमें प्रॉफिट है। तो मेरी कॉस्ट कितनी है सर? मेरी कॉस्ट 11700 है। दिस इज द रिटेल प्राइस मेथड। तो आप क्या करोगे, आपके पास सेलिंग प्राइस होगा, उनको टैग लगा होगा, आपने इतने में ही बेचना है उनको, तो टैग को इंटू करोगे तो वो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, उसमें से जो आपका जीपी है वो लेस करोगे। तो आपने पढ़ा था सेलिंग प्राइस, कल के लेक्चर में भी आपको बोलता है सेलिंग प्राइस माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरे पास गुड्स बचे उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट मेथड टू यूज। अगर बट एक तब है जब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। अब ऐसा हो सकता है मेरे दोस्तों, हमें यू नीड नॉट टू बी स्ट्रिक्ट एंड यू नीड नॉट टू बी स्ट्रिक्ट, यू नीड टू बी लिबरल, यू नीड टू बी लीनियंट। अगर आपको लग रहा है कि एक में आपका 10% होता है 15%, तो ऑन एन एवरेज ले सकते हैं। जैसे हार्डवेयर स्टोर में किसी आइटम पे ज्यादा प्रॉफिट होता है, किसी में कम होता है, बट ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं कि यार हार्डवेयर वाला कितना कमाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो रेट्स पता होते हैं आपको, इस इंडस्ट्री में कितना मार्जिन है। जैसे दवाइयों में, अब दवाई में तो कितना मार्जिन है सर? दवाई में तो 200 टाइम्स मार्जिन है, और वो भी डिपेंड करेगा आप जेनरिक दवाइयां बेचते हो कि क्या बेचते हो, कि आटे को वो बोलते ना आटा है, जिप्सम है, क्या है, तो कितना मार्जिन है वो आप उसमें बोल सकते हो। बट ऑन एन एवरेज हर इंडस्ट्री का पता होता है कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है, तो आप सीधा लगा सकते हो आपका स्टॉक कितना है। तो मैं यहाँ पे अगर किराना स्टोर की बात करूंगा तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास पता है कि गुड्डे 5 पड़े हैं, 5 इंटू कितने में 10 रुपए के गुड्डे है, 5 इंटू 10 वो कितने बचे, तो स्टॉक टेकिंग करके इंटू जो इनका सेलिंग प्राइस है वो तो दिखता ही है उसमें, आप कितने में बेचते हो। तो आपका सबका जितने भी स्टॉक है उनका टोटल करके आप उसको क्या आएगा, इनका सेलिंग प्राइस कितना है। तो पता चला आपके दुकान में जो माल है वो 20 लाख का माल पड़ा है, बट दिस माल इज द सेलिंग प्राइस, और आपको पता है कि आप 10% प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, आप 10% जीपी लेस करते हो 2 लाख, तो आप बोलोगे मेरे दुकान में 18 लाख का माल पड़ा है। तो आपने कौन सा मेथड यूज किया? क्या आपने एक्चुअल कॉस्ट वाला किया? नहीं, मुझे तो नहीं पता ये माल कितने का पड़ा था, मैंने वो बिल्स तो देखे ही नहीं, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट में से नहीं, मैंने नहीं देखा तो गुड्डे का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, क्योंकि मैं रिटेल में हूं, मेरा तो चीज नहीं लेता। मैंने सिंपल बोला सर मेरे पास अभी 20 लाख का माल पड़ा है, जो माल में अभी है मेरे पास, अगर मैं बेचूंगा मुझे 20 लाख रुपया आएगा एज पर देयर कॉस्ट, ठीक है, जो मतलब जो इनकी एमआरपी लगी है, क्योंकि उतने में बेचते हैं। तो उसमें से मेरा बताया मैं ऑन एन एवरेज जो भी है 10% मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो 20 लाख में से 2 लाख चले गए, तो सर मेरी स्टॉक की कॉस्ट है 18%। तो ये तीसरा मेथड है रिटेल प्राइस, मतलब बहुत अच्छा मेथड ये भी है और बहुत इजी है। और मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की बात बताता हूँ, एंड प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। इससे पहले जब मैं सीए करता था तो हमारी आर्टिकलशिप होती थी, ठीक है, 3 साल की इंटर्नशिप हमें सीए के पास करनी है, और हमारे पास दुकानदार आते हैं कि हमें बैंक से लोन लेना है, हमें बैंक से लोन लेना है और हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, और मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए, हमें बैलेंस शीट चाहिए। अब आम दुकानदार उनके पास वो डिटेल होती नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिटेल क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम रिटेल प्राइस मेथड यूज करते हैं। क्योंकि क्या हमारे पास ये पॉसिबल है कि उनके दुकान पे जाए और बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? नहीं, बट हमारे पास क्या पता होता है मेरे दोस्तों, हमारे पास पता होता है कि इनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, इस इंडस्ट्री में मार्जिन कितना है, और मैं आपको दिखाता हूं हम कैसे उनका क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और उस तरीके से हम उनका प्रॉफिट अराइव कर पाते हैं। मतलब दोनों चीजें हम एक ही तीर से हम 2 शिकार करते हैं, एक तो हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं और हम प्रॉफिट निकालते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली वो चीज दिखाता हूं कैसे करते हैं हम, ठीक है। और उसके साथ हम आज का लेक्चर क्लोज करेंगे, और कल के लेक्चर में हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो कवर करेंगे। और एक आध कंसेप्ट है जो मैंने छुपा के रखा था आपसे, क्योंकि अभी वो देता मैं वो डोज तो ज्यादा हो जाता। कल के लेक्चर में स्टार्टिंग में पहले मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि अच्छा ये कॉस्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसको लॉजिकली समझेंगे, और हर कंसेप्ट पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, और उस तरीके से हमारा ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जिस तरह से मैंने पढ़ाया अपने दिमाग में गया होगा और ताउम्र आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं हम कैसे वो चीज करते थे, और आपको रिटेल प्राइस मेथड का इंप्लीकेशन समझ आएगा। तो देखो हम क्या करते थे मेरे दोस्तों, वो दुकानदार क्या करता था, तो वो ओपनिंग स्टॉक बोलता था कि मेरे पास जो सर ओपनिंग स्टॉक था, क्योंकि वो कभी ना कभी किसी साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक में किस तरह से बोलते हैं ना, सास भी कभी बहू होती है। तो ये जो है अभी सास बनी है, ये भी तो कभी बहू थी ना, तो हम बहू को पैमाने पे मयार उसका लेते हैं कि वो कैसी है। तो बट अभी ये सास बने तो कभी ना कभी तो बहू थी। तो बोलता है कि सर मेरे पास जो स्टॉक था वो 2 लाख का था, ठीक। वो बोलता है, हम उसको बताया अच्छा तुमने कितना परचेज कर दिया, हाँ बोलता है सर हाँ ये परचेज तो मेरे पास है, ये मेरी परचेज बिल्स है। तो हम टोटल करते हैं, परचेज कितनी की है इसने, 10 लाख की परचेज कर दे, वेरी गुड।
हम उसको बोलते हैं भाई साहब बता दो मुझे सेल्स कितनी की है। बोला सर हाँ ये भी मेरे पास हिसाब है, मैं इनवॉइसेस रखता हूँ और क्योंकि मुझे वो जीएसटी का रिटर्न भी भरना पड़ता है तो सर मैंने ये सेल्स कर दिया। पूरा मेरी सेल्स 15 लाख की है। ठीक है, साधमा गो नहीं, ठीक है, तो ठीक है 15 लाख का है। हम इसको बोलते हैं एक चीज बेसिक, देखो ये चीजें होती थी हमारे पास। एक तो वो ओपनिंग स्टॉक होता है क्योंकि वो भी कभी ना कभी हमने उसको क्लोज स्टॉक निकाल के होता है। हम उसको बोलते हैं भाई सेल कितनी कर दी है, ऊपर है सर मैंने 15 लाख की सेल कर दी है। ठीक है, और तूने परचेज कितनी की थी, 10 लाख की थी। पता है हम क्या करते थे, अब हमें क्या करना था, फिर हमें उसकी दुकान पे जाना था। अब ये 31/3/2020 की बात है। वो बोलता है सर वो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, वो बोलता है कि सर वो बैंक में बैलेंस शीट चाहिए 31/3/20 की। और कब बोलता है, मुझे आज की डेट में बोलता है। आज की डेट क्या है, अभी तो जनवरी चल रहा है, सपोज आज 29 जनवरी 2021 है। ओ बोला सर बैंक वालों ने बैलेंस शीट मांगी 31/3/2020 की। अब हम परेशान, आई बीइंग एन आर्टिकल, मैं परेशान, मैं अपने बॉस के पास जाता हूं, सर 31/3 की बैलेंस शीट बनानी है, मुझे 31/3 के बैलेंस शीट के लिए जरूरी जाना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सर ये तो ठीक है, उस साल का इसके ओपनिंग में 2 लाख का माल था, 10 लाख का परचेज किया, 12 लाख, सेल 15 लाख की है, तो कुछ माल बचा था नहीं बचा था क्या, 15 का 12 लाख पूरा का पूरा बेचा कि कुछ बचा हुआ था। हम कंफ्यूज होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, सर मेरा बॉस बोलता है लतीफ कूल डाउन, कोई बात नहीं हमारे पास जो, मैं बोलता हूं नहीं सर हम जाएंगे उसकी दुकान में और काउंट करेंगे। बोलेगा कहां जाएगा भाई, आज 29 जनवरी है, इसको 31 मार्च की। अब हम क्या उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टेलर कौन सी वो मूवी थी, पर चलो वो तो फ्यूचर में जाता है। तो क्या हम बैकवर्ड्स जाएंगे और इमेजिन करेंगे कि 31 मार्च को उसकी दुकान में कितना माल था। इसको बोलेंगे भाई मुझे बता दे 31 मार्च को तुम्हारा दुकान में कितना माल था, और ये बोलेगा वहां से 31 मार्च को लॉकडाउन था। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि मेरे पता होता, मतलब ऐसे भी पता नहीं था, मैं जस्ट बोल रहा हूं, तब तो लॉकडाउन था, तो नहीं पॉसिबल है कि कितना माल था। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिटेल प्राइस मेथड को यूज करते हैं। हम इसको बोलते हैं भाई साहब मुझे एक बात बता दो, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। ये बोलता है सर हम ना ऑन एन एवरेज 10% कमाते हैं। जो सेलिंग प्राइस है इसमें भी आता है कि कॉस्ट पे होता है या सेलिंग प्राइस पे होता है, तो वो भी मैं अलग से आपके लेक्चर में बता दूंगा। बोलता है सेलिंग प्राइस में, सेल्स पे हम जितना भी सेलिंग प्राइस होता है इसमें हमारा 10% मार्जिन होता है। तो ये इंडस्ट्री ट्रेंड है, इसमें जो भी इनका है, तो बोलता है 10% प्रॉफिट कमाते हैं। हम बोलते हैं ओके 15 का 10% विल बी हिज जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द सेल्स विल बी 15 का 10%, तो इसका 1 मिनट 12 ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूं, अदरवाइज मेरा फिगर गलत हो जाएगा। को 12 कर लेता हूं, 14 15, ठीक है। तो ये बोलता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो होता है, सपोज मैं इसको बढ़ाता हूं, बोलता है 20% हमारा मार्जिन होता है। ठीक है, क्या बोलता है, हमारा 20% मार्जिन होता है। तो 15 इंटू 20% कितना हो गया, तो 3 लाख। तो इसने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाया होगा 15 में से, 3 लाख। अब इसको टोटल करो, 12 और 2 14, 14 और 3 कितना हो गया 17 लाख। तो अगर ये 15 लाख हो गया तो बैलेंस शीट फिगर निकलेगा आपको क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। इस तरीके से हम प्रैक्टिकली इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब हम उल्टा करते हैं। वहां पे जो मैंने आपको अभी बताया वो दूसरा था, वहां पे हम बोलते हैं अगर हमने फिजिकली इन्वेंट्री कर दिया, आपको पता गुड्डे इतने, ये इतने, वो इतने, उनका जो प्राइस है वो आपको पता चलता है, उसमें से जीपी मार्जिन लेस करते हैं। तो एक दूसरा तरीका करने का है, हम क्या करते थे प्रैक्टिकल लाइफ में, सेल्स में से जो आपका सेल्स है 15 लाख का, उस पर कितना कमाया होगा सर, उस पर 3 लाख कमाया होगा। तो आपका जीपी आ गया, तो इसको डाल दो ट्रेडिंग अकाउंट में, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 यहां से 17 हो गया, 15 प्लस 2 17, तो इट मींस आपका क्लोज स्टॉक 2 लाख है। कैसे, अब मैं इसको थोड़ा मैथमेटिकली दिखाऊंगा आपको। आपने जब जीपी बोला 3 लाख का, आपने जब जीपी बोला 3 लाख का, ये कैसे निकाला, आपने बोला मेरा सेल्स पे 20% प्रॉफिट होता है, आपकी सेल हुई 15 लाख, तो जीपी कितना हुआ 15 लाख इंटू 20 पर 3 लाख। अब जीपी किसके बराबर है, अब कॉस्ट प्राइस क्या बताया, सेलिंग प्राइस
माइनस जीपी इज इक्वल टू क्रॉस प्राइस। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो 15 माइनस 3 कितना हो गया 12। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच आर सोल्ड इज 12। कल के लेक्चर में बता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो गुड्स आपने भेजे उनकी कॉस्ट कितनी है, वो क्या होता है, जितना आपका ओपनिंग था वो प्लस परचेजेस, टोटल हो गया वो 14 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 12 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको इधर लाओ, माइनस कॉस्ट प्राइस को इधर लाओ, ये क्या बनेगा, मतलब ये क्या क्लोजिंग स्टॉक, ये माइनस था, इसको इधर क्या प्लस किया, 2 प्लस 12 क्या है 14, ये प्लस है, इधर जाएगा क्या बनेगा माइनस, माइनस 2 इक्वल टू 2 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज वो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस आया 2 लाख। और अगर अकाउंट के फॉर्म में करोगे, डेबिट्स का टोटल 17 आया और यहां पे 15, तो कितना बचा 2, तो 2 आपका क्लोज स्टॉक, 15 प्लस 2 इक्वल 17, 17 में से 14 चले गए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख है। तो यहां पे मैंने रिटेल प्राइस मेथड को यूज किया, आपने बोला सेल्स 15 लाख है तो उस पर जीपी 3 लाख होगा, तो बैलेंस फिगर करके आपको क्लोज स्टॉक निकला कॉस्ट पे 2 लाख रुपया। और दूसरा तरीका कैसे है, आप उन सब गुड्स को टोटल करते हो एट देयर एमआरपी और उसमें से जीपी मार्जिन लेस करते हो, तो आपको आता है फिर कॉस्ट ऑफ द गुड्स, और वो कॉस्ट आती है उसको कंपेयर करते हो एनआरवी से, तो आपका निकलता है द वैल्यू एट विच द इन्वेंट्री इज टू बी शोन इन द बुक्स, और उसको फिर इधर डालते हो और फिर जाकर आप आगे प्रोसीड करते हो। इस तरीके से आप फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है कि कॉस्ट में क्या आता है क्या नहीं आता है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। और कुछ क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, कल का लेक्चर हो सकता है बड़ा हो, प्लीज आप रेडी रहना कि कल का लेक्चर बड़ा होगा, क्योंकि 3 दिन से ज्यादा हमें लेक्चर को नहीं खींचना है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ना, कैसा लग रहा है तुम्हें प्लीज जरूर बता देना, क्योंकि कुछ इंप्रूवमेंट्स आपको लगेंगी कि करनी है, वही इंप्रूवमेंट्स करके फिर ऐसा होगा कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वाकई लग रहा है कि आपको फायदा हो रहा है, प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। और वही है चैनल के आपको मतलब कवर पेज पे ही पता चल रहा है कि क्या नाम है, क्या उम्मीद है, क्या गोल है, किस लिए ये क्लासेस दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं तो इसका क्वालिटी कंटेंट नहीं है, वो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो बाकी फैकल्टीज के साथ और बाकी जगहों के साथ। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप पेड कोर्सेज करते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब फ्री है। और प्लीज अपने दिमाग से इस चीज को भी निकाल दो कि अगर कोई चीज फ्री है दैट डजंट मीन कि वहां पे क्वालिटी नहीं मिलती है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई फ्री में पढ़ रहा है तो वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है कि वो वही बंदा अगर पैसे लेगा तो अच्छे से पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप देखो, अच्छे से रहो और मुतमईन रहो। मैंने अगर किसी कोर्स की कमिटमेंट कर दी है कि मैं ये कोर्स कराऊंगा तो मैं करा दूंगा और वो सारी चीजें कराऊंगा। मेरा ऐसा नहीं है कि प्लान में 80% लेक्चर्स दूंगा और फिर 20% के लिए बोलूंगा प्राइसेस लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है फ्री है, और अगर कमिटमेंट कर दिए कि फाउंडेशन कराऊंगा तो फाउंडेशन पूरा कराऊंगा। अगर मेरा बोला फाइनेंस अकाउंट के सारे टॉपिक्स कराऊंगा तो कराऊंगा। तो ये क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कि आपकी बुक सफिशिएंट है, आपके लेक्चर सफिशिएंट है। जब मैं कमिटमेंट कर रहा हूं तो मैं फिर पूरी कमिटमेंट करूंगा। अगर मुझे ये होगा कि नहीं मैं पूरे नहीं कराऊंगा तो मैं फिर नहीं करूंगा, स्टार्ट ही नहीं करूंगा। मैं क्यों बच्चों को धोखे में रखूंगा? तो प्लीज आप पूरा देखो, ठीक है, और मुतमईन रहो। एग्जामिनेशन डे तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, जिस भी बैच में हो, मेरा नंबर पड़ा हुआ है। बट वहां पे मैं ये भी बताऊंगा, मुझे कॉल मत किया करो, मैसेज किया करो, मैं मैसेज जवाब देता रहूंगा। दिन में मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ और शाम तक मैं हर मैसेज का कोशिश करता हूँ कि सोने से पहले उनको जवाब दे दूँ। ठीक है, तो आप मुतमईन रहो, सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत ले लो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं कल के लेक्चर में विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स।